नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद ने सोमवार को अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 यानी इनलैंड वेसल बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के भारी गतिरोध के बीच अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को बदलकर अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना है। इसमें नदियों में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण और सुगम परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में भी ये विधेयक 29 जुलाई को गतिरोध के बीच ही पारित हुआ था। उच्च सदन में ये विधेयक पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नदी में परिचालन करने वाले जहाजों का पंजीकरण और परिचालन संबंधी व्यवस्था अभी भारतीय जहाज अधिनियम के दायरे में आती है। ये कानून 1917 में बनाया गया था और काफी पुराना हो गया है। उन्होंने कहा कि उस समय सभी राज्यों के अपने अपने नियमन थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी और इससे समस्या पैदा होती थी। ऐसे में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण और सुगम परिचालन के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 1917 का कानून अपर्याप्त था और इससे कई तरह की बाधाएं थी। ऐसे में इस नए विधेयक से पारिस्थितिकी अनुकूल वातावरण में जल यातायात को बढ़ावा मिल सकेगा। बिल के प्रावधान क्या है, इससे किस तरह का लाभ होगा, फायदा होगा, इस बारे में आज हम देश देशांतर में चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा सर, साथ ही मेरे साथ है चक्षु रॉय, हेड ऑफ आउटरीच PRS। शेखर सिन्हा सर ट्रस्टी हैं इंडिया फाउंडेशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिन्हा सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। 1917 का कानून, देश में हम देखें तो बरसों से जलमार्ग से व्यापार होता रहा है, आवागमन होता रहा है, लेकिन समय के साथ साथ पुराने कानूनों में बदलाव भी काफी जरूरी है, यह हम सब समझते हैं। आपकी नजर में क्या दिक्कतें फिलहाल सामने आ रही थी और बिल में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बड़ी वजह है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो रूल जो है 1917 का जो एक्ट है वो आज की करंट सिचुएशन को नजर में नहीं रखता है। हम देखिए, हमारे सड़क यातायात, हमारे वायु यातायात और हमारे रेल यातायात, लेकिन इस सिर्फ इतने से जो है जल मार्ग का हम उपयोग नहीं कर रहे थे और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी कमी लग रही थी। तो जल मार्ग जो है पूरे देश में अगर सारी नदियों को इस तरह से जोड़ दिया जाए और उसको यूज किया जाए तो हमें एक काफी ज्यादा एक्टिविटी उसमें हो जाएगी। उसमें दिक्कत ये थी पहले वाले में कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी जो कि उसके नेविगेशन, सेफ्टी, कम्युनिकेशन और उसकी बर्दिंग फैसिलिटी, ड्रेजिंग, काफी सारे नियम कानून हैं जिसका कि कोई उसमें उपाय नहीं था। और अब इसके आने से एक जो संस्था बनेगी वो हमारे जलमार्ग को यूज करने के लिए एक बहुत बड़ा महत्व होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जलमार्ग जो है, इनलैंड वाटरवेज जो है, वो एक मेन है, वो बिल्कुल वहाँ के व्यापार का। तो उसको देखकर हम लोगों ने सोचा, हमारे यहाँ भी सोच आई कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारी नदियां हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम लिया है सरकार ने। और इससे जो है आपने बहुत सारी चीजें कही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, तो बिल्कुल वही है। नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी है, क्रू के स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि जो लोग बहुत दिन से नाव चला रहे हैं उनको इसमें बिठा दिया जाता था। तो इस नियम कानून में वो भी प्रोविजन किया गया है कि जो मैकेनिकल प्रोपल्शन नहीं है जिस जहाजों की, उसके लिए वो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल किया है कि आप उसके नियम कानून बनाएं, क्योंकि जिन जहाजों में प्रोपल्शन नहीं है, मैकेनिकल प्रोपल्शन, वो जो है ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए वो उनके नजर में स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में रखा गया है। लेकिन बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम बाहर अपने समुद्री इलाकों में करते हैं नौ संचालन, वैसे ही अपने नदियों में होना आवश्यक है। तो हमारे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है चक्षु रॉय, कुछ प्रावधान है जिनके बारे में सिन्हा सर ने अभी बताया। मैं चाहूंगी क्या बड़े और प्रावधान हैं, क्या प्रोविजंस हैं अब इस बिल में, और आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो किस तरह का बदलाव अब? देखिए जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आसान शब्दों में समझा सकूं, बट मेरी हिंदी आपकी हिंदी जितनी अच्छी नहीं है, तो आप मुझे माफ करिएगा, मैं कुछ अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूंगा। सिन्हा साहब ने जो बात कही, मैं उसको थोड़ा सा और पीछे ले जाके भूमिका बांधना चाहता हूँ। ठीक है। और वो भूमिका ये है कि अगर आप अब हमारे देश में देखें तो कुछ 111 नेशनल वाटरवेज हैं।
तो जो वाटरवे नंबर 1 है वो गंगा नदी के ऊपर है, उसकी लंबाई कुछ 1600 किलोमीटर है। जो वाटरवे नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, उसकी लंबाई कुछ 800 किलोमीटर के लगभग है। और ये जो नेशनल वाटरवेज हैं, ये सिर्फ एक ही राज्य के अंदर नहीं है, क्योंकि नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, तो ये है। अब सिन्हा साहब ने एक चीज और कही कि ये कार्गो के लिए, ट्रेड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये वाटरवेज। और मैं कहीं पे एक आंकड़ा पढ़ रहा था, और वो आंकड़ा ये कह रहा था कि अगर 1 लीटर फ्यूल है, वो उससे आप सड़क के ऊपर कुछ 24 टन कार्गो मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। उसी 1 लीटर फ्यूल पर आप रेलवे पर कुछ 95 टन कार्गो ले जा सकते हैं। और वही 1 लीटर फ्यूल अगर आप उसे इनलैंड वाटरवे में ले जाना चाहें, तो आप 215 टन कार्गो 1 लीटर फ्यूल पर ले जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अगर आपको कार्गो ट्रांसपोर्ट करना है, तो इनलैंड वाटरवे एक काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली और एफिशिएंट तरीका। अब जब हम आजाद नहीं हुए थे, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि ये कानून 1917 में। तो जब हम आजाद नहीं हुए थे, तब ये जो नेशनल वाटरवेज हैं, इनका कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और आजादी से पहले फिर एक ऐसे किसी लॉ की जरूरत भी नहीं थी जो कि ये रेगुलेट करता कि अगर कोई पोर्ट एक राज्य के पोर्ट से निकले और फिर वो इनलैंड वाटरवे को यूज करता हुआ किसी दूसरे राज्य में जाए, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेविगेशन को मेंटेन करना। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस थी, ये स्वाधीनता से पहले नहीं थी। तो ये जो 1917 का कानून था, इसको हम लोग बदलते बदलते मेरे ख्याल से इसमें कुछ 2005 से पहले इसमें कुछ लगभग 13 बदलाव आए। तो 1977 को जो बदलाव था वो ये कह रहा था कि भाई इंश्योरेंस जो शिप्स इनलैंड वाटरवेज में जाएंगी या इनलैंड शिप्स होंगी, उनका इंश्योरेंस किस तरह से। और अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कानून आने से पहले इसका जो लास्ट अमेंडमेंट इस 1917 का कानून का था, वो 2005 में हुआ। 2005 के कानून का जो ढांचा था, जो अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि भाई स्टेट्स को काफी डिफिकल्टी आ रही है काफी सारे इश्यूज को लेकर, तो कुछ बदलाव लाने हैं कानून में, बट जो कॉम्प्रिहेंसिव चेंज है, जो कि पूरा फेर बदल कर देगा 1917 के स्ट्रक्चर को, उसमें लाने में समय लग सकता है। तो अब जो कानून संसद में पारित हुआ है गतिरोध में, अब वो कानून क्या कर रहा है कि वो इनलैंड वेसल्स को पूरा रेगुलेट कर रहा है। उनकी रजिस्ट्रेशन से लेके ये भी वो प्रोवाइड करेगा कि जब एक वेसल एक राज्य से निकल के दूसरे में राज्य में जाएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उसके प्रावधान उसमें दिए गए हैं। अगर नेविगेशन करनी है, तो नेविगेशन के लिए क्या चीजें जरूरी रहेंगी। तो ये जो कानून है, ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन चीजों को डील कर रहा है, जो कि अब तक 1917 का कानून थोड़ा सा पैचवर्क में इन चीजों के साथ डील कर रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें अभी भी कुछ चिंताएं हैं सिन्हा सर, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, या क्या वो चिंताएं वाजिब हैं, या अब सब कुछ जो प्रोसेस होगा वो काफी स्मूथ रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा? देखिए प्रीति जी, इस नियम को जब लागू कर दिया जाएगा और जब हमारे जितने वेसल्स हैं, जितने शिप्स हैं जो कि इनलैंड वाटरवेज में जाते हैं, तो अभी जो नियम कानून बने हैं उसको लागू करने के बाद प्रैक्टिकली देखा जाएगा कि उनको कोई डिफिकल्टीज हो रही है। लेकिन जहाज की सुरक्षा और उनके क्रू की सुरक्षा, और अगर पैसेंजर जा रहे हैं तो पैसेंजर की सुरक्षा, उसका प्रावधान पढ़ने से ऐसा लगता है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन समय के साथ साथ हमें पता लगेगा कि क्या उसमें और कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब जैसे कार्गो की सेफ्टी है, कार्गो को कैसे कैरी किया जाएगा, उसके लिए जो कार्गो के बेल्ट्स होंगे उसको लोड करने के लिए,
जब शोर से उसको लोड किया जाएगा जेट्टी से, तो उसके कैसे प्रावधान होंगे, उसमें कैसी सुरक्षा होनी चाहिए, और ये हमें देखना होगा। हम्म। दूसरी चीज ये है कि वाटरवेज, जो इंग्लैंड वाटरवेज हैं, वो जो है गति उसमें बहुत तेज होती है, और गति वो डिपेंड करती है उनके काफी ज्वार और भाटा से। तो हमारे ख्याल से ये कानून को जब एक बार हम देखेंगे कि हम उसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमें पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जितने भी उनके कंपोनेंट्स हैं, जैसे जहाज चलाने वाले हैं, जहाज के मालिक हैं, वाटरवेज जो अभी देखते हैं वो हैं, उन सबको मिलाकर जो जो हमें इनपुट्स मिले हैं, उन सब चीजों को इसमें लाया गया है। हम्म। इसीलिए जैसा कि चक्षु जी ने कहा कि ये काफी कम्प्रिहेंसिव लॉ है, और हमारे ख्याल से टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ और बदलाव करने चाहिए, तो वो समय के साथ होगा। हम्म। लेकिन जहां तक आपने बात की सुरक्षा की, तो सुरक्षा के सारे इंतजाम अब जो है इस एक्ट से धीरे धीरे और भी कई लॉज बनेंगी कि इतने टनेज का जो वेसल होगा उसमें क्या सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, क्रू के पास क्या होना चाहिए, सेफ्टी बोट्स कितनी होनी चाहिए, फायर फाइटिंग के लिए क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, फ्लडिंग और डी फ्लडिंग के लिए क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हमारे ख्याल से इस एक्ट से ही वो निकलेंगे और वेरियस लॉज बनेंगे, तो वो जरूर इस चीज को एड्रेस करेंगे प्रीति जी। ठीक है, इस पर भी मैं चक्षु आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा जैसा आपने समझाया है कि हमने देखा है कि 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर घोषित करना, कहीं ना कहीं जो जल परिवहन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश लगातार अब की जा रही है। और जैसे आपने तमाम आंकड़े दिए थे, अगर देखा जाए तो एक अनुमान के मुताबिक जो तटीय नौवहन है उसे लगभग 5% डाइवर्जेंस से न सिर्फ रेल सड़क यातायात से परिवहन का दबाव जो है वो कम होगा, बल्कि 23,000 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। और एक बात है, क्या होगा इससे परिणाम स्वरूप जो हानिकारक रसायन और प्रदूषक हैं उसमें भी 6% तक की कमी आएगी। तो अभी ये दबाव हमारे सड़क और रेल यातायात पर कितना है, और ये कितना बड़ा फैसला एक एनवायरनमेंट के नजरिए से भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे, ये पहल अच्छी साबित होगी। देखिए देखिए आपने जो आंकड़े दिए वो सही हैं। मैं इसमें एक सिर्फ छोटी सी बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमें 2-3 तरह की चीज़ों पर विश्लेषण करना चाहिए हम्म। कि कौन-सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट है। जैसे कि अगर आप देखें तो रेल पर इस वक़्त कोल काफ़ी जाता है, क्योंकि कोल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसको आप सिर्फ़ अगर ट्रकों पर लेके जाएँ तो काफ़ी समय लगेगा। हम्म। और रेल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन है जिसमें कि जो खनिज पदार्थ हैं, चाहे कोल हो गया, चाहे आयरन ओर हो गया, वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से इनलैंड वाटरवेज जो हैं, वो भी एक एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी की एफिशिएंसी होती है, क्या समय लग रहा है उसकी एफिशिएंसी होती है, और तीसरा ये कि क्या कितना आप एफर्ट डाल रहे हैं उस कार्गो को कैरी करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप कम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आप प्रदूषण कर रहे हैं उस कार्गो को कैरी करने के लिए वो भी कम है। इस कानून के अंदर एक चीज ये भी करी गई है, ये उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी गई है ताकि जब ये इनलैंड वेसल्स चलें तो ये कम प्रदूषण करें। तो ये भी इसके अंदर देखा गया है। अब सिन्हा साहब ने 2-3 बड़ी अच्छी बातें जी। और मैं उनको आगे लेके जाना चाहूँगा। हम्म। अब जैसे कि ये बात आई कि रजिस्ट्रेशन जो वेसल्स का होगा उसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे। अब मान लीजिए कि आप एक राज्य में हैं, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर 2 राज्यों में सेफ्टी के कंसर्न्स अलग-अलग हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रू का ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक राज्य में जो क्रू की क्वालिफिकेशन है किसी जहाज को चलाने के लिए वो कम हो और दूसरे राज्य में ज्यादा हो। तो अगर ऐसे वेरिएंसेस आते हैं तो क्या होता है, लोग ग्रेविटेट करते हैं उस राज्य में जहां पर कि कंप्लायंस इजी होता है या रेगुलेशंस इजी होता है। जब एक ऐसा कानून आता है जो कि एक बेसलाइन सेट करता है कि भाई
अगर आपको कोई इनलैंड वेसल चलाना है, मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, तो ये बेसलाइन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी रजिस्टर। तो इससे जो सुरक्षा होती है, चाहे वो कार्गो की सुरक्षा हो, चाहे पैसेंजर ट्रैफिक की सुरक्षा हो, उसमें काफी ज्यादा इजाफा होता है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है जो कि ऐसे कानूनों से आता है, वो वो इसको स्ट्रीमलाइन करने में, इनलैंड ट्रैफिक को रेगुलेट करने में काफी आसानी होता है। एक इस विषय में मैं सिर्फ आखिरी चीज ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम 1917 के कानून में बदलाव देख रहे हैं, ये सिर्फ अपना अलग ही कानून नहीं है। हमने कुछ दिनों पहले ये भी देखा था कि इसी सत्र के अंदर एक मैरिटाइम जो नेविगेशनल एड थे, उसको भी बदलाव के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कानून लाया गया था। वो लाइट हाउस एक्ट, वो भी 1917 के आसपास का ही एक्ट था। लाइट हाउस एक्ट में बदलाव लाया गया था। और उसी तरह से एक ये मेरे ख्याल से पहल है कि किस तरह से जो पुराने कानून हैं उनको पैच वर्क में ना बदला जाए, बट उनको एक ओवरहॉल कंप्लीटली किया जाए, ताकि जितनी चीजें हैं, जितने उसमें कंसर्न्स हैं, वो एड्रेस किए जा सकें। ठीक है। और क्योंकि आपने बड़ा पक्ष जो रखा था सिन्हा सर, वो आर्थिक पक्ष को आपने काफ़ी अहमियत दी थी। आपने कहा था इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी फ़ायदा होगा। और भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। हम समझ सकते हैं कि तमाम जो राज्य हैं उनके लिए कितना अहम साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप आर्थिक पक्ष पे और विस्तार से नज़र डालें, और साथ ही बाकी अगर देशों से हम तुलना करें, तो क्या अभी हम अपने नौवहन का एक तरह से इस बिल के पारित होने के बाद क्या हम माने कि हम उसका संपूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए प्रीति जी, ये जो है इसमें इजाफा तो जरूर होगा। अभी हम इनलैंड वाटरवेज या कोस्टल वाटरवेज को कम यूज करते हैं। ठीक। हम ज्यादा रिलाई करते हैं लैंड बेस्ड जो चीजें हैं, जैसे रेल हो गया या सड़क हो गया। ये 2 चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं। तो ये एक बहुत लोगों के लिए एक नया क्षेत्र होगा। और वो इसका जो इसमें जो एडवांटेज है, जो कॉस्ट की बात कही चक्षु जी ने, ये अब भी वर्ल्ड में शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसीलिए आप देखिएगा कि बड़े बड़े कार्गो भी जो कि एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो हम लोग शिप पर ही भेजते हैं। हर देश शिप पे भेजता है। तो ये जो एक्ट बनाया गया है, मेरा ऐसा मानना है, ये इनलैंड वाटरवेज जब सारी नदियां इससे जुड़ जाएंगी, सभी राज्यों की नदियां और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जहाँ की ये नेविगेबल है, जहाँ की पानी का डेप्थ सफिशिएंट है, तो वो जब एक बार शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये धीरे धीरे, भले ही तुरंत मालूम ना हो, लेकिन समय के साथ साथ वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये सस्ता है, ये फास्ट है, ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, और इसमें सेफ्टी भी जो है उसमें ज्यादा की जा सकती है। जैसा कि अभी चक्षु जी ने बताया, जहाँ पर्सनल है उनके लाइफ सेविंग, अगर उसमें मान लीजिए कोई लाइफ बोट की समस्या है, उसकी सेविंग, उसका एक स्टैंडर्ड हो जाए, और लाइसेंसिंग हो जाए क्रू की, उनको एक पास करना पड़ेगी परीक्षा, ताकि उसके नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से वो अवगत हो। तो ये चीजें जो है रेगुलेट करना एक प्लेटफॉर्म पे देशव्यापी, वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और हमारे ख्याल से ये जैसे जैसे समय गुजरेगा, हम इसमें प्रोफिशिएंट होंगे, और ये एक सबसे प्रोफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगा। प्रीति जी। बिल्कुल। और कोई भी कानून हम बनता देखते हैं चक्षु, तो जाहिर तौर पर जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर उसी पर हम कहें कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो निर्भर करता है। प्रोसेस को पूरा स्मूथ बनाने के लिए इस बिल को लाया गया पुराने कानून की जगह। लेकिन अभी क्या आप कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं? प्रीति, मैं चैलेंजेस तो नहीं देख रहा, क्योंकि जब संसद कानून बनाती है तो कानून का वो एक ढांचा बनाती है, और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर डालती है। तो इस कानून के अंदर भी ये कहा गया है कि जो डिटेलिंग है, कि जैसे सिन्हा साहब कह रहे थे कि भाई अगर वेव्स की ऊंचाई कितनी होगी और पानी का डेप्थ कितना होगा, उसके हिसाब पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के वेसल को रजिस्टर किया जाएगा। अब हमने शुरू में बात करी थी कि हमारे देश में 111 नेशनल वाटरवेज है। उन 111 नेशनल वाटरवेज में से मेरे ख्याल से सिर्फ 25 और 26 ही ऐसे वाटरवेज हैं
जिस पर कि कार्गो मूवमेंट के लिए परमिशन है। हम्म, तो वो कार्गो मूवमेंट की डिटेलिंग कैसी होगी, किस तरह का कार्गो होगा, कितनी बड़ी शिप्स हो सकती हैं, कितना उनका ड्रॉट होगा, ये सब रूल्स के अंदर आएगा। रूल्स बनाते वक्त, जब चाहे केंद्र सरकार रूल बनाए चाहे राज्य सरकार रूल बनाए, रूल्स बनाते वक्त मेरा ये मानना है कि अगर एक वाइड कंसल्टेशन किया जाए तो रूल्स बनाने में ज्यादा आसानी होती है, और वो रूल्स फिर इम्प्लीमेंटेशन में करने में काफी आसानी होती है। क्योंकि जब कानून ढांचा दे देता है, तो जो ढांचा होता है वो एक ऐसा होता है कि कानून कभी ये तो नहीं कहता कि भाई इंटेंशनली कोई चीज गलत हो, बट जब वो कानून इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है तब शायद उसमें गैप आने लगता है। हम्म, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का गैप ना आए संसद के द्वारा कानून बनाने के बाद, तो उसके लिए जो ये रूल मेकिंग एक्टिविटी है, उसमें वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए, उसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए। वेसल ओनर्स आके अपना क्या कहते हैं मत देंगे कि भाई हमको क्या दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज इनको आप जब कानून बनाएंगे तो ध्यान में रखिएगा। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर ट्रेनिंग होती है क्रू की, वो आके कहेंगे कि भाई अगर हमें करिकुलम अपडेट करना होगा तो उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है। हो सकता है राज्य सरकार भी आके अपना मत रखना चाहें कि उन्होंने इनलैंड वाटरवेज में और इनलैंड वेसल्स में क्या अपने राज्य के एरिया में दिक्कतें पाई हैं, जो कि रूल्स के थ्रू एड्रेस होनी चाहिए। तो अगर ये कंसल्टेटिव प्रोसेस रहेगा जिसमें कि एक रूल बनाने में प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी रहेगी, तो रूल्स उतने ज्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे। बिल्कुल। सिन्हा साहब, आखिर में आप कुछ जोड़ेंगे चैलेंजेस को लेकर? जी, वो अभी तो चक्षु जी ने काफी उसमें विस्तार से जी। बताया। दूसरी चीजें हैं, चैलेंजेस ये है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वो जो जहाज के ऊपर जो वेसल्स के ऊपर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे, जब वो पोत से दूर चले जाएंगे तो उसमें किस तरह की व्यवस्था होगी, हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन होगी या उसके अंदर जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी, कौन कौन से सेट उनको रखने होंगे। अब जैसे लंबी दूरी में जाने वाले कार्गो वेसल्स जो होंगे उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन देना आवश्यक है, तो वो एक है। दूसरा है कि मैरीटाइम सेफ्टी, हाँ। मतलब ये है कि आपके शिप में अगर कुछ मैकेनिकल खामियां हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जबकि वेसल जो है इनलैंड वाटरवेज में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और उसकी फैसिलिटीज जो है, कितनी फैसिलिटीज हर पोर्ट में, हर पोर्ट को नॉमिनेट किया जाएगा। इस पोर्ट को हम पोर्ट तभी कहेंगे, सिर्फ बंदरगाह इसलिए नहीं कि उसमें सामान लादना है, वो इसलिए भी होगा कि अगर हमारे पास कोई जहाज कुछ मैकेनिकल तकलीफ और प्रॉब्लम लेकर आए तो हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे। तो इससे जो है थोड़ी बहुत लोकल इंडस्ट्री को भी थोड़ी सहायता मिलेगी, उनको भी कुछ बढ़ावा मिलेगा, ताकि वो अपना वहाँ पे शॉप लगा सकें। बिल्कुल। तीसरी बात जो मतलब जो चैलेंजेस है हम देख रहे हैं जिसमें कि लोगों को साथ लेना पड़ेगा, वो है आपको चुनाव लोगों के सिलेक्ट करने में, क्योंकि हर लोग हर काम के लिए फिट नहीं होते। उनकी परीक्षा किस किस विषय में होगी, वो डिटेल जो है भारतवर्ष को, वो हमें सरकार को करना होगा। और उसमें जैसा चक्षु जी ने कहा, कंसल्टेटिव प्रोसेस, ऑलरेडी नॉटिकल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं अपने देश में समुद्री यातायात के लिए, तो उन लोगों को बुलाकर हमें देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो कि हमारे यहाँ लोगों को लाइसेंस देने के काम में आ सकती हैं। ये थोड़ा सा एक प्रोसेस है जो कि इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें थोड़ा समय का थोड़ा फेर हो सकता है, लेकिन जितना कंसल्टेटिव प्रोसेस हम रखेंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम इसमें साथ रखेंगे, तो हमें उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। तो मेरे ख्याल से वो एक फोरम बनाना बहुत जल्दी बहुत आवश्यक है। ठीक है सिन्हा सर, इसी के साथ आपका, चक्षु रॉय आपका भी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 100 साल से भी अधिक पुराना कानून हो चुका है। समय के साथ इस क्षेत्र में चुनौतियों का रूप भी काफी बदला। पहले अंतर्देशीय कारोबार के लिए नाव का उपयोग होता था और आज हम देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, यानी संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए इस कानून में बदलाव की जरूरत थी जो अब पूरी हुई है। उम्मीद है कि चर्चा के दौरान जो तमाम चैलेंजेस पर बात हुई है उस पर ध्यान रखते हुए अब अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए निर्बाध, सुरक्षित और किफायती व्यापार और परिवहन सुनिश्चित होगा। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।